तो हमने ये पढ़ा कि EIS क्या होता है, उसको कैसे डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ EIS। अब आइए पढ़ते कि अगर ऐसे EIS में कोई रिस्क आ जाए तो उसे मैनेज कैसे करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स व्हाट इज ERM, मींस एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। देखिए ERM में E मींस एंटरप्राइज तो हम जानते ही है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रिस्क। बेसिकली रिस्क हर उस चीज को कहा जाता है जो हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने से रोकता हो। एग्जाम्पल के तौर पे हमें क्रैक करनी है हमारी इंटरमीडिएट की एग्जाम, लेकिन जब पढ़ाई करने बैठते हैं मोबाइल डिस्ट्रैक्ट करता है, टेलीविजन डिस्ट्रैक्ट करता है, फेसबुक डिस्ट्रैक्ट करता है, कई सारी वेब सीरीज डिस्ट्रैक्ट करता है। ये सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन हमें हमारे इंटरमीडिएट की एग्जाम को पास करने के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से रोकता है, उसे स्लो बनाता है। ये सारे के सारे हमारे लिए रिस्क है। जब हम इस रिस्क को एलिमिनेट करने की कोशिश करें, कोई प्लान बनाए, तो वो प्रोसेस कही जाती है यहां पे रिस्क मैनेजमेंट। तो उसी तरीके से अगर किसी बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे तो कई सारे यहां पे रिस्क होते हैं, लेकिन उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए जब ऑर्गेनाइजेशन कोई प्लान बनाता है तो दोस्तों उसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है यहां पे एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास कई सारे रिस्क होते हैं, लेकिन बेसिकली ERM के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझने यहां पे दिस टू टाइप्स ऑफ रिस्क। द फर्स्ट वन इज IT risk and second one is business risk. Let's understand first what is IT risk. देखिए IT risk का मतलब होता है यहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क। मतलब क्या, देखिए किसी बड़े से ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसको कई सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, डेटा एटसेट्रा। लेकिन क्या हो अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट सही तरीके से काम नहीं करता, किसी ने हैक कर लिया, किसी ने क्रैक कर लिया, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, सर्वर डाउन हो गया, नेटवर्क कोलैप्स हो गया, तो क्या हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सही तरीके से काम कर पाएगी, हमें हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स दे पाएगी? आंसर है बिल्कुल नहीं। तो मतलब जब सेटअप किया गया IT इंफ्रा सही तरीके से काम नहीं करता और उसकी वजह से जो वैल्यू डाउन होती है तो उसे ही कहा जाता है IT रिस्क। तो IT रिस्क के बाद नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बिजनेस रिस्क। देखिए बिजनेस रिस्क को हम इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज रेपुटेशनल रिस्क, सेकंड इज कंप्लायंस रिस्क, नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक रिस्क, देन फाइनेंशियल रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रेपुटेशनल रिस्क। देखिए जब बिजनेस की रेपुटेशन डाउन होने लगती है ड्यू टू सर्टेन एक्सपोजर्स, तो उसे हम कहते हैं रेपुटेशनल रिस्क। एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी था जो बनाती थी नूडल्स। अब हुआ ये कि वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स उसने ओवर एंड अबव स्टैंडर्ड डाल दिया, जिसकी वजह से पूरा प्रोडक्ट बना हजार्डियस टू ह्यूमन हेल्थ। अब जैसे ही लोगों को पता चला कि भाई ये अब नूडल्स खाने लायक नहीं है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन डाउन होगी। तो दोस्तों ये था रेपुटेशनल रिस्क। नेक्स्ट वन ओवर हियर इज कंप्लायंस रिस्क। देखिए जब कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉ कंप्लाई नहीं करता, रेगुलेशन कंप्लाई नहीं करता, तो उसको उस गवर्नमेंट एजेंसी को भारी भरकम पेनल्टी भरना पड़ सकता है। जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उस रिस्क को हम कहेंगे कंप्लायंस रिस्क। एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी ने कार मैन्युफैक्चर की। अब उस पर्टिकुलर कंट्री के लॉ के हिसाब से जब वो कार मैन्युफैक्चर करता है तो उसको अपने साइलेंसर में एमिशन सेंसर एंड एमिशन रीडर सॉफ्टवेयर डालना होता है। भाई साहब ने क्या किया कि उस सॉफ्टवेयर बनाने में गड़बड़ी कर दी। मतलब इवन दो देयर वाज हाई एमिशन आउटफ्लो, लेकिन फिर भी वो सॉफ्टवेयर लोअर ही डेटा दिखाता था, कम ही एमिशन दिखाता था। जब वहां की गवर्नमेंट को यह पता चला कि ये पॉल्यूशन के साथ छेड़खानी है, उस गवर्नमेंट ने एक्शन लेते हुए उस कंपनी पे भारी भरकम पेनल्टी डाल दी, जिसकी वजह से कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो दोस्तों ये था कंप्लायंस रिस्क। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक रिस्क। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई ऑर्गेनाइजेशन गलत स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर दे, वो स्ट्रेटेजी जो उसको अपने ऑब्जेक्टिव अचीव ना करने दे, तो ऐसे रिस्क को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्क। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे
इस कंपनी ने यह सोचा कि क्यों ना मैं किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लूं, लेकिन जैसे ये मर्जर हुआ कुछ ही महीनों के बाद ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ अनदर कंपनी, कई सारे उसके नेगेटिव पहलू को उसने ध्यान में नहीं लिया था, इस कंपनी ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी। एक गलत स्ट्रेटेजिक डिसीजन और पूरी कंपनी कोलैप्स। तो ये था स्ट्रेटेजिक रिस्क। नाउ फाइनेंशियल रिस्क। देखिए, अगर कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से कंपनी को प्रॉफिट की जगह अगर लॉस हो तो यह फाइनेंशियल डिसीजन गलत था, मतलब यहां पे इन्वॉल्व हुआ रिस्क फाइनेंशियल रिस्क माना जाता है। एग्जांपल के तौर पे इस कंपनी को पैसे चाहिए थे मार्केट से, लेकिन इसके पास कई सारे ऑप्शंस थे, शेयर, डिबेंचर एंड लोन। वो शेयर पे नहीं गया, डिबेंचर पे नहीं गया, लेकिन बैंक से लोन उठा लिया, वो भी 200 करोड़ रुपीस का। लेकिन जैसे ही मार्केट में रिसेशन शुरू हुआ, ये कंपनी सही टाइम पे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रीपे नहीं कर पाई और उसकी वजह से कंपनी डाउन हो गई, शट डाउन हो गई। तो यहां पे जो फाइनेंशियल डिसीजन लिया गया था लोन लेने का, वो बैकफायर हो गया, गलत हो गया। तो ये एक फाइनेंशियल रिस्क था। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल रिस्क। देखिए, ऑपरेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन की वो सारी डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज जो बॉटम लेवल पे चलती रहती है एंड कोर प्रोसेसेस है। जब किसी भी टेक्निकल, मशीन या ह्यूमन एरर की वजह से कोई ऑपरेशन सही तरीके से फंक्शन नहीं हो पाता, तो वो रिस्क माना जाएगा ऑपरेशनल रिस्क। एग्जांपल के तौर पे इस कंपनी को एक कस्टमर ने 500 करोड़ रुपीस का मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर दिया और कहा कि मुझे 24 इंच के व्हील्स चाहिए, लेकिन किसी ह्यूमन एरर की वजह से कंप्यूटर में डेटा गलत फीडअप हो गया। सो 24 इंच की जगह पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट 26 इंच का बन गया। जैसे ही कस्टमर को ये गुड्स सप्लाई किए, उसने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हुए कहा दैट the goods supplied are not matching with the terms and conditions as agreed in the contract। कितना बड़ा लॉस उठाना पड़ा, ये एक ऑपरेशनल रिस्क है। वेल, तो हमने जाना कि रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ losing something of value. Risk is any event that may result in a significant deviation from a planned objective, resulting in an unwanted negative consequence. तो जब ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए जो कोई भी प्लान बनाता है, जो कोई भी स्ट्रेटेजी बनाता है, तो दोस्तों उस प्लानिंग एंड उस स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। सो ERM is a strategy or a practice that businesses use to identify all possible business risks and the best ways to mitigate or eliminate them. It means a business method for analyzing possible dangers, to eliminate them, and identifying possible opportunities in an effort to exploit them. Now let's understand ERM by taking this example. देखिए, एक कंपनी था जिसने अराउंड 5 लाख जितनी कार्स मार्केट में लॉन्च की मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद, लेकिन जब उसने ये कार्स मैन्युफैक्चर की, वहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये थी कि उसकी जो ब्रेक्स थी वो फॉल्टी थी। अब डे बाय डे जैसे जैसे कंज्यूमर ने उन कार्स को यूज करना शुरू किया, कई सारे इंसिडेंट सामने आए एक्सीडेंट्स के। शुरू में तो कंपनी ने उसको अवॉइड किया कि भाई ये हमारी फॉल्ट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये सारे कार्स एक्सीडेंट्स ड्यू टू ब्रेक फेलियर बढ़ते गए, तब कंपनी को लगा कहीं ना कहीं हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है। और जब कंपनी ने इंटरनली सारी चीज इन्वेस्टिगेट की, तब उसको पता चला कि जो 5 लाख कार्स में ब्रेक्स इंस्टॉल की गई है वो सारी फॉल्टी है। अब सवाल यह है कि जब ये बात एक्सपोज हो जाएगी मार्केट में, जस्ट थिंक अबाउट द रेपुटेशन रिस्क, जस्ट थिंक अबाउट द स्ट्रेटेजिक फेलियर एंड जस्ट थिंक अबाउट द फाइनेंशियल इंपैक्ट, कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने एक हाई लेवल मीटिंग कॉल की और सोचा कि आखिरकार इस रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए और आखिरकार ऐसे तो कैसी प्लानिंग की जाए कि आने वाले ऐसे रिस्क को भी अवॉइड किया जाए। तो इस पर्टिकुलर कंपनी ने एक कंसल्टेंट फर्म को हायर किया, एक कंसल्टेंट को वहां पे बुलाया और कहा कि दिस इज व्हाट द सिचुएशन, यू जस्ट स्टडी एंड टेल अस द बेस्ट पार्ट। उस कंसल्टेंट ने पूरे का पूरा केस स्टडी किया और एक अच्छा सा सजेशन दिया और कहा कि भाई ये जो मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं वो एक्सपेंसिव तो है, लेकिन आपकी रेपुटेशन बचा लेगा। कैसे?
आप अपने सारे के सारे सर्विस स्टेशन पे ये नोटिफिकेशन डाल दो कि जिन लोगों के पास हमारी कंपनी के ये मॉडल्स है, वो सारे के सारे लोग हमारे सर्विस स्टेशन पे आके फ्री ऑफ चार्ज ब्रेक को बदल सकते हैं, हम एक रुपया भी आपसे चार्ज नहीं लेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन लॉन्च हुआ, वहां पे गाड़ियों की लाइन लगने लगी और धीरे धीरे सारे के सारे सर्विस स्टेशन ने वो सारी की सारी ब्रेक बदल दी। तो यहां पे पूरी की पूरी रेपुटेशन डाउन होने की वजह ये उल्टा बढ़ गई। लोगों को लगा भाई क्या जेन्युइन कंपनी है, हमारी प्रॉब्लम को दिल से समझा और हमें एक बढ़िया सा सॉल्यूशन दिया। देखिए यहां पे समझने वाली यह बात है कि एक बड़े से रिस्क को इस कंपनी ने कैसे टैकल किया। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी था रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दैट कंसल्टेंट मैनेज द रिस्क। अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क को मैनेज करना है तो हम कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। देखिए ऐसा नहीं कि जब भी हम किसी रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टेंट को अपॉइंट करें तो वो सीधा जाके रिस्क को असेस करने को बैठेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले यहां पे रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टेंट आके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेगा, पूरे उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा। मतलब यहां पे द फर्स्ट स्टेप ऑफ ईआरएम इज इंटरनल एनवायरनमेंट। देखिए इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, इट हैज सो मेनी कंपोनेंट्स। इंटरनल एनवायरनमेंट बनता है कई सारे लोगों से, कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, कई सारा कल्चर। बेसिकली इट कंटेन्स एथिकल वैल्यूज, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अमंग द एम्प्लॉइज, उसकी एचआर पॉलिसीज क्या है, एंड रिगर अराउंड परफॉर्मेंस मेजर, इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड। और ऐसी कई सारी बातें मिला के एक इंटरनल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन का बनता है। और यही सबसे पहले स्टडी करना पड़ता है रिस्क असेस करने के लिए। वेल तो इंटरनल एनवायरनमेंट के बाद नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स। देखिए यहां पे हमारा ईआरएम मैनेजर आके देखेगा कि इस ईआरएम प्रोसेस से ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है, वो क्या प्रोटेक्ट करना चाहता है, एंड वो कितना रिस्क एट ए टाइम टॉलरेट कर सकता है। देखिए जो रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होती है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें एक छोटे से ज्वेलरी शॉप की, तो वो जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होता है गोल्ड प्राइस के, अगर वहां पे बड़ा सा कोई फ्लक्चुएशन आ गया और उसकी वजह से अगर उसको कोई लॉस हो गया तो वो उसको बेयर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम बात करें किसी बड़ी ज्वेलरी कंपनी की, तो उसको इन छोटे मोटे लैक्स ऑफ रुपीस के फ्लक्चुएशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। सो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो छोटी सी ज्वेलरी शॉप का रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी कम है कंपेयर टू बड़ी सी कंपनी। टेक्निकली जब हमारा ईआरएम मैनेजर इस एंटायर ऑब्जेक्टिव को असेस करने जाता है तो इन दो चीजों को ध्यान रखेगा। सबसे पहला रिस्क एपेटाइट एंड नेक्स्ट इज रिस्क टॉलरेंस। देखिए रिस्क एपेटाइट का मतलब होता है द मैक्सिमम लेवल ऑफ रिस्क एन ऑर्गेनाइजेशन कैन टॉलरेट। तो फिर ये रिस्क टॉलरेंस क्या होता है, ये होते हैं boundaries of risk appetite. After objective settings, next is event identification. इस टॉपिक को समझने से पहले यह समझते हैं इवेंट्स क्या होती है। So basically events can be categorized into this two parts. First one is positive events and second is negative events. देखिए positive events are favorable to the organization whereas negative events are not favorable. तो पॉजिटिव इवेंट्स को हम यहां पे अपॉर्चुनिटीज कह सकते हैं। तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज जो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाए उसे हम पॉजिटिव इवेंट्स कहते हैं। पॉजिटिव इवेंट को और भी ज्यादा मोटिवेशन देने की जरूरत है, उसके रिगार्डिंग जो पॉलिसीज है उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई नेगेटिव इवेंट्स है, मतलब कोई थ्रेट, कोई रिस्क, जैसे कि आग लगने की पॉसिबिलिटी एक नेगेटिव इवेंट हो सकता है। हमारा जो सर्वर रूम है वो वाटर प्यूरिफायर के बाजू में है, एक नेगेटिव इवेंट है। कोई आसानी से हमारे आईडी पासवर्ड को हैक कर सकता है, एक नेगेटिव इवेंट है। हमारे कंप्यूटर का स्पीड उतना अच्छा नहीं है, ज्यादा लोग बैठेंगे तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, एक नेगेटिव इवेंट है। कोई आके हमारे नेटवर्क को डिस्टर्ब कर सकता है, नेगेटिव इवेंट है। कोई पूरी कंपनी को एक्सपोज कर सकता है, नेगेटिव इवेंट्स है। तो एक कंपनी में देयर आर सो मैनी नेगेटिव इवेंट्स। इन्हीं नेगेटिव इवेंट्स को टेक्निकल लैंग्वेज में थ्रेट या रिस्क कहा जाता है। तो ये जो भाई हमारा ईआरएम मैनेजर है वो आके देखेगा पॉजिटिव इवेंट्स,
नेगेटिव इवेंट्स, नेगेटिव इवेंट्स के ऊपर काम करके वो अपना प्लान बनाएगा, वो देखेगा कि कैसे इन नेगेटिव इवेंट्स को हम इराडिकेट कर सकते हैं। आफ्टर इवेंट आइडेंटिफिकेशन द नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क असेसमेंट। अगर देखें ना तो इवेंट आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट ये दोनों इंटरलिंक्ड पॉइंट है। क्यों? देखिए, रिस्क असेसमेंट तभी पॉसिबल है जब आपको सबसे पहले यह पता हो कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क क्या है, थ्रेट क्या क्या हो सकता है, और जो भी थ्रेट हमने यहां पे काउंट किया है, कंसीडर किया है, उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटीज क्या है। तो भैया, जब तक हम इवेंट को आइडेंटिफाई नहीं करते हम रिस्क को असेस कर ही नहीं सकते। तो ध्यान रखिए, रिस्क असेसमेंट में हमें रिस्क को असेस करना है। कैसे करेंगे? हमें यह सोचना है, यह प्रिडिक्ट करना है कि रिस्क के या थ्रेट के अकर होने के चांसेस कितने हैं। दूसरा, अगर भाई इन सारे रिस्क ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अटैक कर दिया, चाहे वायरस हो, चाहे हैकिंग हो, चाहे आग लग जाए, फ्लड आ जाए, वाटर डैमेज, एनीथिंग, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कितना लॉस बेयर करना पड़ सकता है। तो रिस्क असेसमेंट में हमें करना होता है इंपैक्ट एनालिसिस। एज बिंग ईआरएम मैनेजर एक बात ध्यान रखनी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इनहेरेंट रिस्क को ही ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन साथ साथ हमें रेसिडुअल रिस्क को भी ध्यान में रखना है। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क एंड व्हाट इज रेसिडुअल रिस्क? देखिए, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद हम एक सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे, एक रेमेडी इंप्लीमेंट करेंगे। तो जो रिस्क सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने से पहले ही एग्जिस्ट कर रहे थे उसे हम कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। लेकिन सॉल्यूशन या रेमेडी इंप्लीमेंट करने के बाद भी, कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने के बाद भी कुछ रिस्क हमारी सिस्टम से नहीं जाते, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जाते, वो वहीं के वहीं रहते हैं। 100% रिस्क इराडिकेशन इज नॉट पॉसिबल। एग्जाम्पल के तौर पे हम वायरस को रोक सकते हैं, हैकिंग अटैक्स को रोक सकते हैं, लेकिन इंसान की ऑनेस्टी को कैसे रोकेंगे? अगर हमारे एम्प्लॉयज डिसऑनेस्ट है तो उसका आईडी एंड पासवर्ड मिसयूज होगा ही होगा। तो जो रिस्क ये सारे रेमेडीज इंप्लीमेंट करने के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं उसे रेसिडुअल रिस्क कहते हैं। इन अनदर टर्म इट इज नोन एज लेफ्ट ओवर रिस्क। सो रिस्क असेसमेंट के बाद अब यह सोचना है कि आखिरकार निकले हुए रिस्क को हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप ओवर हियर इज रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी। देखिए, रिस्क को रिस्पॉन्ड करने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला, अवॉइड करो। अवॉइड का मतलब क्या हुआ कि जो भी मेथड्स हम यूज कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जहां से इतने सारे रिस्क निकल के आते हैं, उस एंटायर मेथड को ही चेंज कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैन्युअल प्रोसेस में रिस्क ज्यादा है, हटा दो उसे, उसकी जगह पे मशीन डाल दो और रिस्क को अवॉइड कर दो। अगर कुछ रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते, देखिए अवॉइड इज, जब हम रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं तो कई सारा इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा। तो अगर कुछ रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते तो उसे रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। रिडक्शन कैसे होगा? मतलब मिटिगेट कीजिए, उससे फाइट करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमें हैकर से खतरा है, अगर हमें वायरस से खतरा है, तो क्या हम पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाने देंगे? आंसर है बिल्कुल नहीं। हम उसको काउंटर करेंगे। कैसे? बाय वे ऑफ इंस्टॉलिंग एंटी हैकिंग डिवाइसेस, बाय वे ऑफ इंस्टॉलिंग एंटी वायरस। तो जब हम रिस्क को फाइट करते हैं उस स्ट्रेटेजी को कहते हैं रिस्क रिडक्शन। अगर हम रिस्क को रिड्यूस भी नहीं कर सकते तो फिर चुपचाप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है लेट इट हैपन। जनरली एक्सेप्टेंस स्ट्रेटेजी तभी यूज होती है जब रिस्क रिडक्शन का एक्सपेंसेस रिस्क के ट्रिगर अप के एक्सपेंसेस से ज्यादा हो। भाई, अगर रिस्क होता है तो 10 लाख रुपए का नुकसान होता है, लेकिन अगर उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करें, अगर हम उसको रिडक्शन करने की कोशिश करें और खर्चा आता है 10 करोड़, डजंट मेक सेंस। बेटर भाई आप उस एक्सपेंसेस को भूल जाओ, उतना खतरा उठा लो। लास्ट इज इंश्योर और शेयरिंग। देखिए, जब हम खुद रिस्क को बेयर नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते, तो सबसे बेटर आइडिया यह है कि आप उस रिस्क को किसी और के साथ शेयर कर लीजिए। कैसे शेयर करेंगे? 2 एग्जांपल से। सबसे पहला, इंश्योर कर लीजिए। देखिए, जो आग होती है, फायर,
एक पॉइंट के बाद हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो हमें उस रिस्क को एक्सेप्ट करना ही होगा, लेकिन बेटर हम उसका इंश्योरेंस ले ले तो रिस्क की इंपैक्ट आने के बाद भी हमारा कुछ फाइनेंशियल लॉस हम कंट्रोल कर सके। सेकेंड एग्जाम्पल इज बीपीओ। हमारी प्रोसेसेस जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में चला रहे हैं, इफ वी आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू रन दोज प्रोसेसेस, बेटर हम उन सारी प्रोसेसेस को आउटसोर्स कर देंगे उन लोगों को जो खुद उन प्रोसेसेस में एक्सपर्ट्स हैं। तो यहां तक हमारे इस मैनेजर को यह पता है कि रिस्क क्या क्या है, रिस्क अगर ट्रिगर अप हुआ तो क्या क्या उसके इंपैक्ट हो सकते हैं, और उन रिस्क को अवॉइड करने की हमारे पास स्ट्रेटजीज क्या है। एक बार हमारी रिस्क स्ट्रेटजीज रेडी हो जाए तब यह मैनेजर डिजाइन करेगा कंट्रोल्स। सो द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज कंट्रोल एक्टिविटीज। देखिए कंट्रोल क्या है? कंट्रोल का मतलब होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिजाइन करना और उसको काफी स्ट्रिक्ट तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना ताकि रिस्क ट्रिगर अप हो ही ना पाए। देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पेरेंट्स बैंक मैनेजर हैं, हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है और हम जाके ये कहे कि इवन दो आवर अकाउंट डजंट हैव एनी बैलेंस, फिर भी हमें 1000 रुपीज चाहिए, हमको दो, क्या हमारे पेरेंट्स देंगे? आंसर इज बिल्कुल नहीं। द रीजन इज बैंक के एनवायरमेंट में इतने स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स होते हैं कि 1000 रुपीज तो क्या एक रुपया भी विदाउट बैलेंस विड्रॉ करना हो तो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए प्रॉब्लम ये रिस्क है, लेकिन उसका सॉल्यूशन एंड उसका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन यही कंट्रोल होता है। एग्जांपल के तौर पे फायर ये एक रिस्क है, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड फायर सेफ्टी अलार्म्स ये एक कंट्रोल है। अगर हम बात करें यहां पे कि डेटा क्रैश हो जाना ये एक रिस्क है, तो डेटा का टाइमली बैकअप लेना ये एक कंट्रोल है। अगर हमारे प्रोसेसिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो एक रिस्क है, तो उस प्रोसेस को कोडिंग ठीक करके सही बनाना ये एक कंट्रोल है। अगर हमारा पेमेंट विदाउट एनी बजट पास हो रहा है, कोई हिसाब ही नहीं, कोई किताब ही नहीं, तो बजट प्रिपेयर करना ये एक कंट्रोल है। तो इन शॉर्ट control means so many rules, regulation, procedures and the policies designed by the organization and its strict implementation। जब हम कंट्रोल एक्टिविटीज की बात करते हैं तो यहां पे ईआरएम मैनेजर सबसे पहले कंट्रोल्स को डिजाइन करेगा। एक बार सही तरीके से कंट्रोल डिजाइन हो गए उसके बाद उस कंट्रोल की इंप्लीमेंटेशन के लिए उनको डेवलप करेगा। एक बार सारे के सारे कंट्रोल्स डेवलप हो गए फिर उसका डिटेल में टेस्टिंग करेगा कि ये कंट्रोल्स सही तरीके से काम कर रहे या नहीं कर रहे, और एक बार टेस्टिंग सक्सेसफुली रन हो जाए उसके बाद उन कंट्रोल्स का इंप्लीमेंटेशन होता है। उसके बाद यह भी देखा जाता है कि थ्रू आउट द ईयर वो कंट्रोल्स मेंटेन्ड रहे या नहीं रहे। कंट्रोल एक्टिविटीज के बाद न्यू 2 पॉइंट्स आर कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग। क्या लगता है एक बार कंट्रोल्स डिजाइन होने के बाद इंप्लीमेंट हो गए तो क्या काम खत्म? नहीं, यहां पे कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मिलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को ताकि यह पता चल सके कि वॉट एवर वी एक्सपेक्टेड क्या उसी तरीके से हम अचीव कर रहे हैं या नहीं। एक बार हमें यह रिपोर्ट मिल जाए कि हमने जो सोचा था और जो हो रहा है उन दोनों में गैप आ रही है, तो हम यहां पे सोच सकते हैं कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ करेक्शन, और इस मॉडिफिकेशंस एंड करेक्शन के प्रोसेस को तो हम कहते हैं मॉनिटरिंग। अब एक सवाल, कौन करेगा ये सारा मॉनिटरिंग, कौन ये गैप को बताएगा? तो जनरली ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम ऑडिटर या इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है जो ये देखेगा कि रूल्स रेगुलेशंस क्या डिजाइन किए गए हैं एंड एक्चुअली क्या फॉलो हो रहे हैं। अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ रही है तो ये ऑडिटर भाई साहब डिटेल में रिपोर्ट लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे कि भाई यहां यहां चेंज करने की जरूरत है। उस रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस के आधार पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन कई सारे प्लान्स को जहां जरूरत पड़ती है वहां पे मॉडिफाई करेगी, एडजस्ट करेगी। सो ईआरएम कंपोनेंट्स के बाद नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ ईआरएम। सो द फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज मिनिमाइज ऑपरेशनल सरप्राइजेस एंड लॉसेस। जानते हैं सरप्राइज कब लगता है, शॉक कब लगता है? जब हम पहले से वेल प्रिपेयर्ड नहीं है और बाद में अगर कोई रिस्क या खतरा आए ना तो सबसे बड़ा झटका लगता है। लेकिन अगर हमारे पास पहले से ही एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट जैसी बढ़िया सी प्लानिंग रेडी है
तो चाहे कोई भी सरप्राइज आए, अगर कोई हैकिंग करता है हम रेडी है, अगर आग लग जाए हम पहले से प्रिपेयर्ड है, अगर वाटर डैमेज हो जाए हम पहले से प्रिपेयर हैं। तो अगर ईआरएम का प्लानिंग है तो कई हद तक हम ऑपरेशनल सरप्राइजेस एंड लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एनहांस रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजंस। देखिए, अगर कोई खतरा आता है, कोई रिस्क आता है और अगर हमारे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो जैसे हमने पहले पॉइंट में पढ़ा, वो हमारे लिए एक शॉक साबित हो सकता है। लेकिन व्हाट इफ हमारे पास पहले से ही उसको रिस्पॉन्ड करने की प्लानिंग रेडी है, तो हम आराम से उस रिस्क को मिनिमाइज करके उसकी इंपैक्ट को कम कर सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटेजीज, रिस्पॉन्ड करने की स्ट्रेटेजीज कब हमारे पास होगी? जब हमारे पास अच्छी तरीके से ईआरएम प्लान हो। नेक्स्ट इज सीज अपॉर्चुनिटीज। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट हमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने का मौका देता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक कंपनी को किसी दूसरे लोकेशन पे अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, क्या होगा अगर ये बंदा डायरेक्टली वहां पे जाके बिजनेस शुरू कर दे, लेकिन बाद में पता चले कि वहां पे कंपटीशन काफी हाई है, तो प्रॉफिट होने की जगह पे भाई साहब को लॉस होगा। लेकिन क्या हो अगर हमने पहले से ही सब कुछ प्लान किया है, रिस्क मैनेज किया है, हर एक कॉम्पिटिटर की डिटेल्स हमने पहले से ही अपने पास रखी हुई है, उसको एनालाइज करने के बाद अगर हम बिजनेस करेंगे तो वो हमारे लिए लॉस नहीं, एक अपॉर्चुनिटी बनेगा। नेक्स्ट इज रैशनलाइज कैपिटल। देखिए, रैशनलाइज कैपिटल का मतलब होता है कि हम हमारे कैपिटल को, हमारे फंड्स को और भी इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, रिस्क मैनेजमेंट की प्लानिंग से हम कई सारे वेस्टेज को बचा सकते हैं। रिस्क आने से जो रिसोर्सेज हमारे डिस्ट्रॉय हो सकते थे, रिस्क प्लानिंग की वजह से हम हमारे उन सारे रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं, उसको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। और अगर ये बच गया भाई, तो हम उसको कहीं और जगह पे अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज अलाइन रिस्क एपेटाइट एंड स्ट्रेटेजी। देखिए, ज्यादातर टॉप लेवल मैनेजमेंट जब कोई स्ट्रेटेजी बनाता है तो वो ऐसे नहीं बनाता, उसको कई सारे रिस्क को ध्यान में रख के ही स्ट्रेटेजीज बनानी है। चलिए, एक नया हम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, तो यह भी सोचना होता है कि आखिरकार कौन कौन सी वजह से कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को रिजेक्ट करे। अगर ये कोई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या कोई नया फाइनेंशियल प्लानिंग ले रहा है, तो यह भी उसको सोचना होगा कि अगर ये बैकफायर हुआ तो क्या। अगर हम ईआरएम के प्लानिंग से जाए तो ये सारे रिस्क, हमारे हर एक स्ट्रेटेजी के, हर एक डिसीजन के ये सारे रिस्क पहले से ही सोचे रखे होते हैं। मीन्स व्हाट? रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग यानी कि ईआरएम ये अलाइन करता है रिस्क एपेटाइट एंड स्ट्रेटेजी को। नेक्स्ट पॉइंट इज लिंक ग्रोथ रिस्क एंड रिटर्न। लेकिन कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग दिस एग्जांपल। एक थे मिस्टर बुद्धू। अब उनको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना था, तो बिना किसी प्लानिंग के भाई ने अपने 5 करोड़ रुपीस ऐसे ही स्टॉक मार्केट में डाल दिए और बाद में ये 5 करोड़ रुपीस का वैल्यू हो गया सिर्फ 5 लाख। कितना बड़ा रिस्क उठाया हमारे मिस्टर बुद्धू ने। अब हम बात करते हैं मिस्टर स्मार्ट की। मिस्टर स्मार्ट ने इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट से अच्छी सी स्क्रिप्ट निकाली, उसको सही तरीके से एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाया और अपने 5 करोड़ रुपीस इन अलग अलग स्क्रिप्ट में पोर्टफोलियो वाइज इन्वेस्ट कर दिए। और इन भाई साहब के ये 5 करोड़ रुपीस आज है 15 करोड़ रुपीस। तो फर्क हम यहां पे देखते हैं, इस भाई साहब ने रिस्क मैनेजमेंट का कोई प्लानिंग किया ही नहीं था, लेकिन इन हमारे भाई साहब ने रिस्क मैनेजमेंट का अच्छी तरीके से प्लान करके इन्वेस्ट किया और देखिए रिजल्ट हमारे सामने है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था। अगर इस तरीके से हर एक डिसीजन में ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट करके आगे जाए तो रिस्क, रिटर्न एंड ग्रोथ को लिंक किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई एंड मैनेज क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, एक बार एक कस्टमर ने ट्विटर पे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कुछ नेगेटिव लिख दिया, लेकिन किसी ने उसके ऊपर प्रिकॉशंस नहीं लिए, किसी ने उसको कंसीडर नहीं किया। बाद में वो ट्विटर की पोस्ट इतनी वायरल हुई कि धड़म करके उस कंपनी का सेल्स डाउन हो गया। अब कुछ यहां पे ऑर्गेनाइजेशन वाले ये सोचते थे कि भाई क्या फर्क पड़ता था, ये तो मार्केटिंग वालों की इश्यू थी, हम फाइनेंस वालों को क्या प्रॉब्लम, हम प्रोडक्शन वालों को क्या लेना देना।
जरा ध्यान से देखिए, अगर कस्टमर की सेल्स गिर गई है मतलब कंपनी का रेवेन्यू कम हो गया। अगर कंपनी का रेवेन्यू कम हो गया है तो कंपनी लोन से लिए हुए पैसों को कैसे वापस देगी, इंटरेस्ट कैसे पे करेगी? क्या यह फाइनेंस का इश्यू नहीं है? क्या अगर पैसे ही नहीं आ रहे भैया तो प्रोडक्शन वाले रॉ मटेरियल कैसे खरीदेंगे? क्या यह प्रोडक्शन का भी इश्यू नहीं है? लेकिन प्रॉब्लम यह था कि प्लानिंग न होने की वजह से यह ध्यान में नहीं आया। लेकिन अगर अच्छी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को प्लान किया है तो यह सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को कंसीडर नहीं करता, यह ओवरऑल रिस्क को भी असेस करता है। तो इस तरीके से इट आइडेंटिफाइज एंड मैनेजेस क्रॉस एंटरप्राइज एंड क्रॉस डिपार्टमेंटल रिस्क एज वेल। तो दोस्तों ये सारे थे हमारे बेनिफिट्स ऑफ ईआरएम।